नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका दमदार समाचार लगातार में। खबरों का रुख करेंगे। श्रीनगर के खानियार में मंगलवार शाम को आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया और इस हमले में 2 पुलिसकर्मी और एक स्थानीय नागरिक घायल हो गया है। घायलों को स्थानीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने इस इलाके को घेर कर संयुक्त तलाशी अभियान छेड़ दिया। हालांकि अभी हमलावरों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार शाम को पुलिस की एक पार्टी रूटीन गश्ती के दौरान श्रीनगर में खानियार इलाके से गुजर रही थी और तभी पहले से घात लगाए आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी कर दी और जब तक पुलिसकर्मी मोर्चा संभालते तब तक हमलावर फरार हो गए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज चल रहे टोक्यो ओलंपिक में एक मुकाबले में बेल्जियम से हार गई है। बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हराया। जम्मू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने मैच में सद्भावना के लिए भारतीय पुरुष हॉकी की टीम को प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि टीम ने अच्छा खेला, स्वर्ण के लिए अच्छा संघर्ष भी किया। हार जीत तो खेल का एक हिस्सा है। हम उनकी कड़ी मेहनत के लिए टीम को सराहना करते हैं। गेम है, गेम में जो मेहनत दिखाया है इंडिया ने और अभी तक उसका जो है उसको ये तो निश्चित है कि उसे एक मेडल मिलना तो निश्चित ही है, लेकिन जो हम उम्मीद कर रहे थे गोल्ड की, उसके लिए उसने बहुत फाइट किया है। हम सभी प्लेयरों को उनके गुड कार्य के लिए, अच्छा मेहनत के लिए मैं ये चाहता हूं कि उन्होंने जो किया है उनको हम लोगों की दुआएं हैं और इस तरीके से फाइट करना चाहिए, क्योंकि प्रतियोगिता है, इसमें हार और जीत किसी की भी हो सकती है। जो कि इन्होंने अपना गुडविल दिया है वो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। जय हिंद। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा हम देख रहे हैं सुबह से ही मैच में बड़ा रोमांस का मैच रहा। शुरू में पिछड़ने के बाद भी इन्होंने बराबरी पे काफ़ी देर तक संघर्ष किया और जवान हमारे जो खिलाड़ी हैं बड़े अच्छा प्रदर्शन किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं इन सभी खिलाड़ियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और देखो, खेल में एक टीम तो हारती है, आप सबको पता है, लेकिन मैच को देखने से पता चलता है कि इन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया है, पूरा जोश के साथ खेले हैं। और हॉकी हमारा वैसे भी राष्ट्रीय खेल है। हम चाहते तो यही थे कि हमारा आज मेडल आए, आज जीतने के बाद हमारा गोल्ड में हमारी टीम जाए, हम यही हमारी आशा थी। लेकिन खिलाड़ियों ने अपना पूरा सहयोग दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे हमने मैच देखा, सुबह से हम 6 बजे से मैच देख रहे हैं, बड़ा अच्छा प्रदर्शन खिलाड़ियों का रहा है। और हमारी हर एक इवेंट्स में, हर एक खेल में हमारे हर खिलाड़ियों ने, चाहे वो रेसलिंग का हो, चाहे वो दूसरे ये अपने ओलंपिक खेल हों, उनमें सबने अच्छा प्रदर्शन किया है और अच्छे मेडल्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक तो कहना क्या है, इसमें तो हमारी तरफ से है ही। हॉकी टीम तो हमारा राष्ट्रीय खेल है और हर देशवासियों का बेस्ट ऑफ लक। उनको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया। यहाँ तक पहुँचना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, वो भी ओलंपिक खेलों में, वो भी 40-41 साल बाद में। इसका मतलब हमारे खिलाड़ियों ने अपना पूरा सहयोग दिया, पूरा अपना जोश तो है ही है, साथ में अपना पूरा ध्यान, हम कहें कि पूरा उन्होंने जितना अपना कैप्टन के माध्यम से सीखा है उतना उन्होंने कोशिश किया है। जैसा कि हम देख रहे थे, पिछड़ने के बाद भी उन्होंने बराबरी की है काफ़ी देर तक। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। बाकी खेलों में भी, जैसे अभी 6 तारीख को हमारा रेसलिंग का पूनिया का भी मैच बाकी है, उसमें भी उसने अच्छा प्रदर्शन किया, जिन मैचों में मैंने देखा है। और ये सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। विशेष रूप से महिला खिलाड़ियों को मैं एक बार सभी देशवासियों की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, चाहे वो हमारी पीवी सिंधु टेनिस में हो, चाहे रेसलिंग की खिलाड़ी हों। देखने से पता चलता है मैचों में उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। और मैं फिर एक बार सभी को, आपको भी, मीडिया को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, पैरामिलिट्री की ओर से और हमारे जवानों की ओर से, जो आपने अपना कीमती समय देकर के और हमारे यहाँ आके हमको लाइव जोड़ा देशवासियों के साथ, हमारे खिलाड़ियों के साथ और हमारे बल के मेंबरों के साथ। इसलिए मैं यही आशा करता हूँ कि आप जब भी आपको मौका मिले हमारे साथ आइए, हमारे साथ जुड़िए, हमें बड़ी खुशी मिलती है। और मैं एक बार फिर और सभी स्टाफ की तरफ से आपका बड़े तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। भारत माता की। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पीवी सिंधु 3 अगस्त 2021 को टोक्यो से स्वदेश लौटी। स्वदेश लौटने पर उनको दिल्ली एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। सिंधु के सम्मान में एक समारोह भी आयोजित किया गया और उस समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा अन्य केंद्रीय मंत्रियों निर्मला सीतारमण और किशन रेड्डी ने सिंधु का स्वागत किया। ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली इकलौती भारतीय महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु का मंगलवार को देश लौटने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मौजूदा विश्व चैंपियन सिंधु ने 5 साल पहले रियो ओलंपिक में रजत पदक हासिल किया था। टोक्यो से जब वह यहां इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल पर पहुंची तो हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया।
मैंने गच्चीबावली स्टेडियम में प्रैक्टिस करने के लिए आई वाज परमिशन एंड दे इमीडिएटली ग्रांटेड परमिशन. थैंक यू सो मच फॉर दैट सर. एंड ऑल्सो I would like to thank each one of them क्योंकि टोक्यो में I couldn't see a lot of spectators, fans, but I'm sure from India billions of people have shown their love, support, and have put in like all the efforts and also their blessings. So I think I dedicate it to all of them, and also my parents here. I would like to thank them. I think their efforts, their sacrifices have have got me till here. And especially my coach, Mr. Park. I've been working with him since more than a year now. I mean, I think his hard work, his dedication, I mean, that has got where we all... मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश में बाढ़ से शिवपुरी और श्योपुर जिले में हालात अभी गंभीर बने हुए हैं. प्रशासन के सभी अधिकारी मौके पर उपस्थित हैं. श्योपुर के सिलवाड़ी में 400, हर्रई में 200 और बेरखेड़ी में 25 लोग फंसे हैं. लोगों को एयरलिफ्ट कराने की कोशिश की जा रही है. श्योपुर में काफी हो रही है. आने वाले 24 घंटे में शिवपुरी, श्योपुर, निवाड़ी, गुना और अशोकनगर इन जिलों में अतिवृष्टि की संभावना है. इसलिए आपके माध्यम से ये विषय पहुंचे कि लोग घरों पर ही रहें. जबकि दतिया, आगरमालवा, मुरैना, ग्वालियर यहां भी अलर्ट किया गया है. यहां भी बारिश ज्यादा होगी. दतिया जिले के औरीना गांव से लेकर बड़ौन कला तक इस रास्ते के गांव डूब में आए हैं. चंबल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है. कोरोना महामारी के चलते फरीदाबाद में भी सैद्धांतिक रूप से कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं देने का फैसला लिया जा रहा है और हरियाणा सरकार अपने राज्य के कांवड़ियों को उत्तराखंड यानी हरिद्वार जाने की सलाह नहीं दे रही. इस बाबत सभी को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. को देखते हुए कांवड़ यात्रा और मेले पे पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है और इसके अलावा क्या क्या प्रतिबंध है और लोगों को क्या आप जानकारी देने चाहिए? हरियाणा सरकार की जो भी हिदायत आई है तो हमने वो सभी आमजन को बता दिया कि इस वर्ष कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध है. तो भी कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करता है या सोशल मीडिया पे कोई इसकी पोस्ट डालता है तो पुलिस को भी हमने हिदायत दे दी है कि उस पर उचित कार्रवाई करें. तो मेरी सभी से अपील है कि इस वर्ष श्रावण मास में हमारी कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध है. तो सभी नागरिकों से, मेरी फरीदाबाद के सभी नागरिकों और आमजनों से भी प्रार्थना है, निवेदन है कि जो भी सरकार की हिदायतें हैं उनका पालन करें. मुख्तार अंसारी के गैंग के खिलाफ योगी सरकार एक्शन लगातार जारी है. मंगलवार को जिला प्रशासन ने IAS 191 गैंग लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी और साले की गाजीपुर के सैयदबाड़ा में स्थित आवासीय भवन को मुनादी के बीच कुर्क करने की कार्रवाई की. लखनऊ में गोमती नगर में स्थित आवासीय फ्लैट को कुर्क करने के लिए जिला पुलिस की टीम लखनऊ के लिए रवाना हो गई. SP सिटी गोपीनाथ सोनी ने बताया कि प्रदेश में माफियाओं के विरुद्ध चल रहे अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी MP सिंह ने पुलिस को आख्या पर विचार के बाद संपत्तियों की कुर्की का आदेश जारी किया था. जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के अनुसार आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसान अंसारी, 10 के साले सज्जील रजा और अनवर सजाद का ये जो भवन निर्माण है जो कि सैयदबाड़ा मोहल्ले में प्लॉट संख्या 84 और प्लॉट संख्या 85 पर स्थित है, इस भवन निर्माण को आज धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया गया है. ये प्रॉपर्टी की कुल कीमत कितनी होगी? जो ये भवन निर्माण है इसका PWD की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित लागत 1 करोड़ 18 लाख रुपए और इसको आज पुलिस और प्रशासन द्वारा जब्त कर लिया गया. सर, इसके अलावा और भी कोई कार्रवाई चली? हाँ, दिनांक 2 अगस्त 2021 को जिलाधिकारी महोदय ने आफसान अंसारी की लखनऊ स्थित गोमती नगर में जो फ्लैट है उसको भी गैंगस्टर की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क करने के आदेश दे दिए हैं. वो कार्रवाई के लिए भी लखनऊ टीम रवाना की जा रही है. सर, उसकी कीमत क्या बताई जा रही है? जो लखनऊ में फ्लैट शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आज PC कर पंजाब की जनता से गठबंधन की सरकार बनने पर कई वादे किए हैं. इन वादों पर तंज कसते हुए आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल चीमा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं.
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਅਸੀਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀਐਮ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁੱਟ ਹੋਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਆ। लगातार सुखबीर सिंह बादल लगातार पंजाब के लोगों ने। उत्तर बिहार में बाढ़ से थोड़ी राहत मिली तो अब दक्षिण बिहार की नदियां उफनाने लगी हैं। गंगा और सोन सहित दक्षिण बिहार से गुजरने वाली तमाम छोटी बड़ी नदियों में आजकल जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। झारखंड से आने वाली छोटी नदियों में खूब पानी आ रहा है। बक्सर से पटना तक गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अब पटना से सटे कई इलाकों में गंगा का पानी खेतों में फैलने लगा है। गंगा किनारे के गांवों में जलस्तर में वृद्धि की तेज रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। दानापुर दियारा के पुरानी पानापुर के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। पटना जिले के खसरूपुर के टाल क्षेत्र में धोबी नदी का पानी आने से सैकड़ों एकड़ खेतों में लगी धान, मकई, भिंडी और प्याज की फसल बर्बाद होने लगी। राजस्थान में 12 में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात के बीच लोगों की दुकानों तक में पानी भर गया है। एक दुकानदार का कहना है कि अब तक प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया है और ना ही कोई अलर्ट जारी किया गया है। ऐसा हर साल होता है। अब आप देख ही रहे हो, चारों तरफ पानी पानी हो रहा है। 3 दिन की बारिश में सब जगह पानी पानी हो गया। दुकानों में पानी कर गया, मकान चो गए, बहुत स्थिति खराब हो गई। दुकानों में कितने कितने फुट पानी आ गया? जब देखो ना, ये 1.5 2 फीट तो पानी आ चुका है और अभी तो बढ़ रहा है पानी। कितना नुकसान मानते हो आप? नुकसान तो अब यही से, नुकसान का आकलन तो जब होगा जब, अभी तो चली। हालात यही है कि प्रशासन की कोई वही नहीं है, चिंता फिक्र ही नहीं है। नालों की सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। नगर पालिका में नया बोर्ड बैठा है, कुछ करने को ही नहीं है। पहले भी एक बार 2 घंटे की बारिश में यहाँ पे दुकानों के अंदर पानी घुसता घुसता बचा है और आज ये हालत है, आप देख ही रहो। तो अभी तक दुकानदारों की प्रशासन ने कोई पूछ नहीं की? कोई पूछ नहीं है, कोई आया ही नहीं है। अभी रात को 3 बजे से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन का कोई आदमी आया नहीं। और नहीं उन्नाव जनपद के जिला अस्पताल भी मरीजों की सुविधाओं के मामले में फिसड्डी नजर आया। बता दें कि लाख सुविधाओं का दावा करने वाला उन्नाव जिले का स्वास्थ्य विभाग फिसड्डी नजर आया है। आज जब एएनबी न्यूज की टीम ने उन्नाव जिला अस्पताल का जायजा लिया तो हकीकत सामने आ गई। यहाँ मरीजों को डॉक्टर्स का पता तक नहीं चल पाता और इसके साथ लोगों को समय से डॉक्टर्स नहीं मिल पाते और डॉक्टर्स मिलने पर घंटों तक नंबर नहीं आता है। जो कोविड के टीकाकरण का प्रबंध जिला अस्पताल में किया गया उसमें बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। कोई लाइन का प्रबंध नहीं है। महिलाओं के लिए भी लाइन प्रबंध नहीं किया गया, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ महिलाएं ऐसी रहीं जिन्हें महीनों बाद भी रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी उन्हें कोविड का टीका नहीं लग पाया। और सबसे बड़ी समस्या तो लोगों के सामने टीके लगवाने को लेकर यह रही है कि उन्हें यह पता ही नहीं है कि टीका लग कहाँ रहा है। तो उन्नाव जिले की ये खबर है सामने, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में, जहां पर जिला अस्पताल की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। वहां पर ना तो कोविड प्रोटोकॉल का कोई ध्यान दिया जा रहा है, लोगों की लाइनें नहीं लगवाई जा रही, डॉक्टर्स मिलते नहीं हैं और अगर डॉक्टर्स मिलते हैं तो उनका कोई पता नहीं होता है। वहां के लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि आखिर उनका टीका लगवाने का नंबर आएगा कब।
फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां गोरखपुर जिले में पुलिस अधिकारियों, विधायक, अधिवक्ता समेत 50 से अधिक लोगों के फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर ठगी करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को साइबर सेल की टीम ने दबोच लिया है। पकड़े गए सभी आरोपित मथुरा जिले के हैं। 5 साल की सक्रिय यह गिरोह अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था। आरोपितों के कब्जे से मोबाइल फोन और सिम कार्ड मिले हैं। विगत महीने गोरखपुर के एसएसपी का फेसबुक अकाउंट और व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर कुछ साइबर अपराधियों ने उनके परिचितों से पैसे की डिमांड की थी। इसको लेकर गोरखपुर पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही थी। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस मामले पर टीम का गठन कर अपराधियों की गिरफ्तारी में लगा दिया था, जिसमें टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने मथुरा जनपद के गोवर्धन थाना क्षेत्र के रहने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो साइबर क्राइम में कई वर्षों से लगे हुए थे। यह लोग प्रतिष्ठित व्यक्तियों के फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट को फर्जी तरीके से बनाकर उस पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों का फोटो लगाकर उनके परिचितों से पैसे की डिमांड कर रहे थे। माना जा रहा है इन लोगों ने अभी तक करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। गोरखपुर में जो पुलिस की ये घटना थी उसको पुलिस चुनौती मान रही थी और अपराधियों की धरपकड़ में लगी हुई थी। गोरखपुर जनपद में 3 घटनाएं हुई थी, जिसमें कंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह, गोरखपुर के एक मशहूर एडवोकेट का इन लोगों ने फर्जी अकाउंट बनाकर पैसे की डिमांड की थी और इसके साथ ही इन्होंने जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का भी फर्जी अकाउंट बनाकर उनके परिचितों से पैसे की थी। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और इस साइबर अपराध में कारित करने वाले मोबाइल और सिम कार्ड को भी बरामद किया है। तमाम लोगों की फेक फेसबुक आईडी बना के उनके फ़ोन नंबर के गलत इस्तेमाल करके उनके जो प्रोफाइल का जो फ़ोटोग्राफ्स चुरा के फेक आईडीज़ बना के उनके परिचितों से पैसे मांगकर पैसे ऐंठना और फेक प्रोफाइल बना के लोगों से वार्तालाप करना, उनसे आर्थिक सहायता मांगना, इस तरह के 3 केस दर्ज हुआ है। तो उसकी खुलासा साइबर सेल के मदद से एसपी क्राइम के नेतृत्व में कैंट थाने ने किया है। इसमें 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए। टीम में साइबर सेल, क्राइम ब्रांच और पुलिस लगी हुई थी और उसने मथुरा जनपद के गोवर्धन थाने से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो साइबर अपराध को अंजाम देने में लगे हुए थे। विगत कई वर्षों से ये इस काम में लगे हुए थे। ये प्रतिष्ठित व्यक्तियों के फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट को हैक कर उनका फर्जी अकाउंट बनाकर उनके परिचितों से पैसे की मांग करते थे और लगभग माना जा रहा है ये लोग करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन कर चुके हैं। फिलहाल गोरखपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली और 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। एएनबी न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। पंजाब सरकार डोर टू डोर रोजगार मिशन के तहत पंजाब भर में मेगा रोजगार मेलों का आयोजन कर रही है और जिसके तहत सरकार द्वारा जिला फतेहगढ़ साहिब में स्थापित जिला रोजगार और व्यापार ब्यूरो के माध्यम से 9 सितंबर से 17 सितंबर तक मेगा रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। डीसी फतेहगढ़ साहिब ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों से कहा है कि वे अपने संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को PGRKAM पोर्टल पर पंजीकृत कराएं। जो कोई भी पंजीकरण नहीं करा सकता वह जिला रोजगार एवं व्यवसाय ब्यूरो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकता है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਫੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ इंश्योर करवाई जाए। असी वक्-वक् ਜਿਹੜੇ डिपार्टमेंट्स ने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयर्स नाल राबता करनगे, उन्हां दी वैकेंसीज़ बारे इन्फॉर्मेशन लैके ते प्रोस्पैक्टिव ਜਿਹੜੇ एम्प्लॉयज़ ने उन्हां तक पहुँचाणगे ते कैंप्स दौरान असी ਜਿਹੜੀ इन्हां दी मीटिंग एंड इन्हां दी
यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में आज कोविड वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान चलाया गया, जिसमें हर ब्लॉक में 4000 वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया। और इसी महाअभियान की जांच करने जोगिया समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पर भाजपा के कपिलवस्तु विधायक श्याम धनी राही पहुंचे और स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। इस मौके पर यहां बदहाली का नजारा भी देखने को मिला। स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही पर विधायक काफी नाराज हुए। विधायक ने लोगों से कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी भी ली। लोगों को वैक्सीनेशन के बाद पैरासीटामोल का टैबलेट नहीं दिया जा रहा था, जिसको लेकर उन्होंने मेडिकल पर पूछताछ भी की। आज पूरे विश्व उत्तर प्रदेश में टीकाकरण का महाअभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत गांव स्तर पे जो सामुदायिक केंद्र और यहाँ सामुदायिक केंद्र नहीं, ऐसे जो हमारे सरकारी भवनें हैं उन सब में ये व्यवस्था किया गया है। और टीकाकरण आज सामुदायिक केंद्र जोगिया पे मैं स्वयं आया हूँ और यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, टीकाकरण हो रहा है। यहाँ दवा उपलब्ध नहीं है। अभी मैं सीएमओ से फ़ोन किया हूँ कि तुरंत दवा का यहाँ व्यवस्था हो। और इस केंद्र के जो प्रबंधक माने जो मेन डॉक्टर हैं, अधीक्षक जो हैं, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद में विभिन्न किसान संगठनों के किसानों ने कॉरपोरेट परिवारों को भू परियोजना कार्यालय की घेराबंदी कर नारेबाजी की। इस अवसर पर किसान निर्मल सिंह रेउना, किसान भूपिंदर सिंह और किसान सतबीर सिंह गढ़ोड़ा ने कहा कि दिल्ली के किसान 8 महीने से कृषि के खिलाफ आंदोलनरत हैं और आंदोलन को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे भी अपनाए, लेकिन किसान सरकार की साजिश सफल नहीं होने देंगे। किसान नेताओं ने कहा कि कृषि अधिनियम निरस्त होने तक पंजाब में कॉरपोरेट घरानों के किसी भी मॉल का संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉੱਥੇ ਹੁਣ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਚਰੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੰਨਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਬਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ किसानों वालों बंद करवाए जा रहे हैं जियो जा। यूपी के प्रतापगढ़ में कोविड-19 की तीसरी लहर से बचाव के लिए जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसके चलते आज 36,000 डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएमओ अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि 400 सेंटर ग्रामीण स्तर पर हैं और इसके अलावा सभी पीएचसी, सीएचसी, महिला अस्पताल और पुरुष अस्पताल में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो गया है। जिले में वैक्सीन की 42,000 डोज उपलब्ध है और हमारा प्रयास है कि जिले में लक्ष्य से आगे जाकर वैक्सीनेशन किया जाए। वैक्सीनेशन के साथ साथ किसी को कोई परेशानी ना हो, अगर होती है तो उसके लिए भी तैयारियां हैं।
आज जो है जनपद में कोविड-19 वैक्सीन का मेगा वैक्सीनेशन डे मनाया जा रहा है, जिसमें 400 टीमों द्वारा पूरे जनपद में हमारा टारगेट शासन से दिया गया है 36,000 डोज लगाने का। तो हम लोग को उम्मीद है कि 36,000 से ज़्यादा ही हम लोग लगाएंगे। हमारे पास 42,000 टीका आज की तारीख में है। हमारे 400 तो सेंटर्स रूरल ग्रामीण स्तर पे हैं, और इसके अलावा हर CSC PSC पे और जिला अस्पताल और जिला महिला अस्पताल ये एडिशनल हमने सेंटर बना रखे हैं। और टीका लगाने के साथ साथ हम उसकी सारी मैनेजमेंट की तैयारी, कोई किसी को कोई रिएक्शन न हो, कोई दिक्कत न हो, और साथ में सबके। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सूरत का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्राणी उद्यान नागरिकों के लिए खोला गया है और इस उद्यान में अभी एक सप्ताह पूर्व लाया गया सफेद बाघों का जोड़ा नागरिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इन गौरव और गरिमा नामक सफेद बाघ के युगल को राजकोट चिड़ियाघर से लाया गया। यहाँ सोमवार से नागरिकों नगरपालिका के सरथाना नेचर पार्क में आज सफेद बाघ युगल सूरत वासियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जू एक्सचेंज के तहत राजकोट के चिड़ियाघर ने सूरत के चिड़ियाघर को एक जोड़ी सफेद बाघ, एक जोड़ी लोमड़ी और एक जोड़ी चांदी की तीतर भिजवाई हैं। इसके बदले राजकोट तेंदुआ का जोड़ा और अन्य जानवर भेजे गए हैं। बता दें कि सफेद बाघ को लाने के लिए 1 साल से अधिक समय से प्रयास किया जा रहा था। वाइट टाइगर हमने अभी राजकोट जू से एक्वायर किया है, जो एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम तहत सेंट्रल जू अथॉरिटी का मार्च में अप्रूवल मिला था, लेकिन ये कोरोना के कारण उसका डिले हो रहा था। 6 मंथ का उसका टाइम लिमिट रहता है। लास्ट थर्सडे को हम लोग यहाँ से उडबिलाव का एक पेयर और लेपर्ड का एक पेयर लेके यहाँ से गया था हमारा सूरत जू का टीम, और वहाँ से वाइट टाइगर और जैकल और सिल्वर फिजेंट का एक पेयर वहाँ से एक्वायर किया है। अभी सेकंड हाफ में राजकोट का टीम वहाँ से हॉग 2 पेयर लेके आएगा और यहाँ से एक वाइट पीकॉक और स्मूथ बिल का एक पेयर यहाँ से लेके जाएगा। ये जो वाइट टाइगर है क्या जेंडर है और क्या नाम रखा गया है इसका? वाइट टाइगर में मेल जो है उसका नाम गौरव है और फीमेल का नाम गिरिमा है। दोनों एक 2019 में हुआ है। अभी उनका 2 साल और 4 मंथ का एज है। सूरत के लोगों को कब देखने देंगे ये? अभी इसको 10-15 दिन हम लोग क्वारंटाइन आइसोलेशन में रखेंगे। और पीएम नरेंद्र मोदी पर आधारित फिल्म मेरी नस नस में भारत में मोदी की भूमिका निभा रहे कैप्टन राज माथुर रामनगरी पहुंचे, जहां उन्होंने कनक भवन हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन के साथ अयोध्या के संतों से भी मुलाकात की। रामनगरी अयोध्या पहुंचे कैप्टन राज माथुर ने बताया कि इस फिल्म में मई 2014 से लेकर आज तक के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों और देश की उन्नति के लिए विदेशों तक की अहम भूमिका को दर्शाया गया है। अभी जो एक पिक्चर हमारी चल रही है वो तकरीबन आधे से ज़्यादा तैयार हो गई है और वो मोदी जी के ऊपर है। पिक्चर का नाम है मेरी नस नस में भारत, इंडिया इन माई वेन्स। और उसमें मैं श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किरदार निभा रहा हूँ। और उनका जो कार्यकाल है मई 2014 से लेकर आज तक का जो कार्यकाल रहा है, उसमें उन्होंने जो भी देश के लिए विकास के कार्य किए हैं, जो भी उनकी उपलब्धियां हैं, वो इस फिल्म के माध्यम से दर्शाई जाएंगी। इस पिक्चर में राम जन्मभूमि शिलान्यास का लेकर तो नहीं अभी इसमें किया जाएगा, वो हम आगे इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं। लेकिन इस फिल्म के अंदर मोदी जी का जो हम मेनली दिखा रहे हैं, मोदी जी का जो देश विदेश में जो भारत का नाम किया है, जो विकास कार्य हुए हैं। मसलन आप देख लीजिए आर्टिकल 370 का हटाना है, और दूसरी जो धाराएँ, दूसरी चीज़ें हैं, आपका ट्रिपल तलाक का मुद्दा ले लीजिए। देश के विकास की और काफ़ी काम इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, रोड्स हैं, काफ़ी सारे काम हैं। तो उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले के त्योरासी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष टीकाकरण कराने के लिए पहुंच गए। स्वास्थ्य केंद्र पर अव्यवस्था का माहौल हो गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मी लगे थे, लेकिन वह भी भटे नजर आए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्वास्थ्य केंद्र त्योरासी में, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ जमा हुआ एकत्रित हुई है। और यहाँ पर स्वास्थ्य
कर्मी की तरफ से गेट को बंद कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से प्रशासन के जो लोग हैं वो अंदर बैठे हुए हैं और इसमें प्राइवेट मुलाजिम को बैठा करके कुर्सी पर जो है और पहुंच वाले लोग को ही वैक्सीनेशन करते हैं ये लोग और पर्ची रजिस्ट्रेशन के नाम पर धनुगाही का कार्य करते हैं। आइए हम बात करते हैं इन लोगों से कि कितने बजे से बैठे हुए हैं, लाइन में लगे और अभी तक वैक्सीनेशन क्यों नहीं लगा है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है चाची आपका? सलमा खातून। कितने बजे से आए हो? 6 बजे से। वैक्सीन अभी लगी कि नहीं लगी? नहीं लगी है, सब लोग को हम लोग का बाहर कर दी। अच्छा, आप सुबह 6 बजे से ही अभी तक आपको बाहर कर हम अपने पूरे मोहल्ला के लेके आए, अपने खास का बनाए सबका लगा आधार कार्ड वापस देना, इंजेक्शन लगाओ। आपका क्या नाम है? हमारा सीता वर्मा। कितने बजे से आप आए? 6 बजे आए थे। आप फोन करके बुलाए ना, फिर इंजेक्शन नहीं लगे ना, आधार कार्ड दे। अच्छा, आपका आधार कार्ड भी ले लिए हैं और मतलब ना आधार कार्ड दे रहे ना इंजेक्शन लगा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अभी बैठो लाइन लगाओ, अभी बैठो लाइन लगाओ, सबको बाहर भगा देते, अपना खास अंदर करके दरवाजा बंद कर लेते। अच्छा, पंडित जी आगे हटो। पंडित जी पैसा ले लें, 20 रुपया ऑनलाइन कराए, 20 रुपया ले। अच्छा, पर्ची वर्ची कर दादा। हाँ, पर्ची ले लेते। अच्छा जी, ऐसे में सरकार जो है मुफ्त वैक्सीनेशन का दावा करती है, ऐसे में यहाँ प्राइवेट बैठे मुलाजिम लोग कुर्सी पर जो है धन उगाही का कार्य कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इन लोगों से कि कितने बजे से आए और अभी तक क्यों नहीं वैक्सीनेशन लगी है, क्या कारण है आखिर? क्या नाम है भैया? कितने बजे से आप आए हैं? सुबह 8 बजे। अच्छा, अभी तक वैक्सीनेशन लगा कि नहीं? वैक्सीन लगी है तो अभी लगी है। अभी खास में नहीं लगा दे। 8 बजे से 8 बजे 8 बजे 6 बजे से बैठे हैं। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश मिश्रा नाम। अच्छा, कितने बजे से आप लाइन में लगे हो? हम सुबह 6 बजे से आए हैं यहाँ पे। अभी तक वैक्सीनेशन लगा कि नहीं लगा, अभी एक भी डोज नहीं लगा। यहाँ पे ऐसा है कि चेहरा देख के काम हो रहा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है और किसी का वैक्सीनेशन हो नहीं पा रहा है। अभी हम लोग का एक भी डोज नहीं लगा है। अच्छा, हाँ, अभी हम 3-4 दिन से बरस भी वहाँ ब्लॉक पे भी गए थे, वहाँ भी हमने लाइन लगाया, वहाँ भी नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन कराए हुए आज हमको 10 दिन हो गए, अभी तक नहीं लगा कोई डोज। परसपुर भी आप गए थे? जी, हम वहाँ भी गए। वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पे भी कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार तीसरे दिन भारी गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में 3549 नए केस सामने आए हैं और जबकि 422 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि पिछले 4 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या 12,000 कम हो गई है और पिछले हफ्ते कोरोना के आंकड़े 43,000 के पार पहुंच गए थे। 38,887 मरीजों के अस्पतालों से डिस्चार्ज कर घर भेजा गया है। राहत की बात यह है कि नए मामलों में कमी के साथ साथ ठीक होने वालों मरीजों की संख्या में बढ़ रही है और इसके साथ ही देश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर अब 4,04,950 हो गई है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के सिटी कोतवाली क्षेत्र के कोठी गेट स्थित लाइफलाइन हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर के बराबर गली में नाली में नवजात शिशु का भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ ने मौके पर पुलिस को बुला लिया तो पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नवजात के भ्रूण को अपने कब्जे में ले लिया और पीएम के लिए भेज दिया। सर, ये कोठी गेट का अस्पताल है, यहाँ के बिल्कुल नज़दीक एक नर्सिंग होम है, एक अस्पताल है, वहाँ एक भ्रूण जो है वो मिला है। तो क्या मामला था और ऐसे जो अस्पताल हैं जो लिंग परीक्षण या ऐसे अवैध कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? अभी जो संज्ञान में आया है, जो इसमें भ्रूण जो मिला है वो पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है तथा इसके बारे में जो भी पीसी पेंडिटी के अंतर्गत कार्रवाई होती है उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जो भी हमारे जो सीओ महोदय हैं उनसे दिशा निर्देश मिलेंगे तथा जो कमेटी। आज रियलिटी चेक में हमारी टीम यूपी के रायबरेली के जिला चिकित्सालय में पहुंची। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से हमारे संवाददाता अमर प्रताप सिंह ने खास बातचीत की, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एनके श्रीवास्तव ने जिला अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए दावे तो बड़े बड़े किए, लेकिन जब हमारी टीम ने इसकी बारीकी से गहन जांच पड़ताल की तो वहां की अव्यवस्थाओं का पिटारा खुलने लगा। आए हुए मरीजों से संवाददाता ने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हफ्तों से मरीज अस्पताल में एडमिट हैं, लेकिन डॉक्टरों द्वारा अभी तक मरीज को देखा तक नहीं गया है।
वहीं अगर ओपीडी की बात की जाए तो जानकारी यह भी प्राप्त हुई है कि सरकारी डॉक्टरों का प्राइवेट प्रैक्टिस करना भी जिला अस्पताल में चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। रायबरेली के जिला अस्पताल में इस समय एनबी न्यूज़ की टीम रियलिटी चेक कर रही थी, जिसको लेकर के रायबरेली के जिला अस्पताल के विभिन्न वार्डों में एनबी न्यूज़ की टीम ने जो देखा, उसके बाद रायबरेली के जो सीएमएस हैं डॉक्टर एनके श्रीवास्तव जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कोविड-19 की जो तीसरी लहर है उसको देखते हुए जिला अस्पताल में किस प्रकार की व्यवस्थाएँ की गई हैं। सर, किस प्रकार की व्यवस्थाएँ की गई हैं? देखिए, हमारा जिला अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल है। इस समय यहाँ पे सारी ओपीडीज और इंडोर प्रॉपरली चल रही हैं और कोविड प्रोटोकॉल्स का पूर्णतया पालन कराया जा रहा है। और आने वाले समय के लिए हमारे पास अभी करीब 170 बेड पे ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन हो चुकी है, पाइपलाइन पड़ गई है और एक पीएसए ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट भी स्थापित होने जा रहा है। उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर ये लग जाएगा। तो आवश्यकता पड़ने पर कोविड हॉस्पिटल हम जिले का हमारा L2 हॉस्पिटल लालगंज रेल कोच फैक्ट्री में बना हुआ है और ज़रूरत पड़ने पे हमारे यहाँ पूरी तैयारी है। कभी भी कोई क्या नहीं हो रहा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर उनको आप बुला सके तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। 1 हफ्ते से ऐसा संभव ही नहीं कि कोई उनको देख नहीं रहा हो। इलाज तो डॉक्टर देख करके डायग्नोसिस बना करके ट्रीटमेंट लिखता है, जिसको वहाँ के नर्सिंग स्टाफ फॉलो करता है। ये लोग सुबह शाम उसकी स्थिति देखते रहते हैं और वो क्या चाहती हैं ये तो उनसे बात करने पे ही मुझे पता चलेगा। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में अभी वहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, मरीज को लेकर के उसके तीमारदार जो हैं वो गोदी में उठा करके ले जा रहे थे। सर, वहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है, क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। स्ट्रेचर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, रखने की जगह नहीं रहती कभी कभी वार्ड में। हो सकता है कि कोई मरीज वहाँ से स्ट्रेचर पे एक्सरे वगैरह के लिए आया हो, तो जब वो खाली होता तभी पहुँचता इमरजेंसी वार्ड। तेलंगाना में वारंगल जिले की वारंगल पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र नन्ना पुन्नेने ने देसाई पेट का दौरा किया है। उन्होंने जहां वैक्सीनेशन कैंप में कोवैक्सीन की दूसरी खुराक ली और इस दौरान उन्होंने कहा कि मास्क पहनकर व्यक्तिगत साफ सफाई और टीकाकरण कराकर ही खुद को कोरोना से बचाया जा सकता है। इसके अलावा नरेंद्र नन्ना पुन्नेनी ने बताया कि मुख्यमंत्री केसीआर राज्य निर्माण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बहुत से गांव बरसात के पानी से जलभराव की चपेट में आ चुके हैं और जिसकी वजह से जिले भर के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को घरों में पानी घुस गया है। कई मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लोगों के रहने और ठहरने के लिए सर पर छत तक का साया नहीं बचा है। इन हालातों में भाकियू प्रदेश अध्यक्ष जगबीर घोसौला ने बताया कि चरखी दादरी जिले में अब जलभराव से खराब खरीफ की फसलों के नुकसान के मुआवजे की मांग की दादरी जिले में बड़े स्तर पर काफी गाँव से उठाई जाने लगी है। 1 फुट पानी भरा हुआ है, पशु हैं वो पानी में खड़े हैं। कोई प्रशासन इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा है। हमने प्रधान जी से रिक्वेस्ट करी है, इनको बुलाया है, प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं, कोई मुझसे कान में जू नहीं रखता। पशु हैं, पशु भी पानी में खड़े हैं। 1 फुट पानी में पशु खड़े हैं मेरे। हाँ, टूड़ा ताड़ा पानी पात पड़ गया, हाँ, मकान पाट गए साथ में, और आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। जहाँ ये कुर्डी कार्डी थी, ये सब जलमंगल होगी, बीमारी का भाव हो गया, इतने मच्छर हो गए। मेरे मकान के अंदर पानी बढ़ा हुआ है। मेरे घर में 16 तो मनुष्य हैं और 11 मेरे पास पशु रखे हुए हैं। आज वो सब पानी में, कल एक भैंस गिर गई, उसको 3000 रुपये लगा के डॉक्टरों से दवा मंगा के आज उठाया है। 10 आदमियों ने जाके उस भैंस को पानी में से उठाया है। मेरा बहुत हालात ख़राब है। मेरे घर के चारों तरफ 3-3 फुट पानी है
और मेरे बाहर आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ये बरसात के द्वारा जो पानी आया उसकी आफत है। गांव के अंदर न पानी की निकासी। पूरे जिले के अंदर करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा गांव की समस्या एक विकराल रूप धारण कर चुकी है, जिसके अंदर आपको देखने का मिला है कि यहाँ गलियों के अंदर करीब 3-3 फुट पानी है और इस पानी का समाधान नहीं होता है तो ग्रामीण एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर होंगे, जिसके अंदर करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा गाँव शामिल होंगे। यहाँ खाप के प्रधान भी शामिल हैं और लोगों के रोष को देखते हुए लगता है कि सरकार और प्रशासन की अगर आंखें अब भी नहीं खुली तो इसके कारण बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पीने के सप्लाई की जो टैंक है उस टैंक में भी ये गंदा पानी घुस गया है। तो लोग अगर इस पानी को पिएंगे तो बीमार होंगे, पशु भी नहीं पी सकते, जितना गंदा पानी है। निकलने के लिए रास्ते नहीं है, लोगों के घर गिर रहे हैं, फसल पूरी चौपट हो चुकी है और पूरे क्षेत्र के करीब इसमें 40-50 गांव हमारे शामिल होंगे जो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हम प्रशासन और सरकार से सीधी मांग करते हैं कि या तो तुरंत फसलों की गिरदावरी करवाया जाए, जो मकान डैमेज हुए हैं उनकी स्पेशल सर्वे हो और उसके हिसाब से उनको उचित मुआवजा दिया जाए। फसल के ऊपर 50,000 रुपये प्रति एकड़ के मुआवजे की मांग करते हैं, क्योंकि 20-25 हज़ार तक तो हमारा खर्चा आ जाता है, चाहे उसके अंदर कपास की फसल हो, मूंग अरहर की हो और जितनी भी जुताई, महंगे पेस्टिसाइड, महंगे खाद बीज बो करके आज करीब पकने के नज़दीक जो फसल थी वो बिल्कुल चौपट हो गई। लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से अब तक यहाँ कोई आदमी नहीं पहुँचा, न किसी ने आके इनकी सूद ली। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, पूरा गांव एकत्रित हुआ, सैकड़ों की संख्या में यहाँ किसान इकट्ठे हुए, लेकिन सरकार की कान पर जूं नहीं रेंग रही। जल्दी अगर आवाज़ इस हमारी जो बात है। यूपी के फर्रुखाबाद में जलस्तर बढ़ने से गांव क्षेत्र में बाढ़ के कारण सड़क के किनारे डेरा डाले लोगों की स्थिति अलग ही कहानी बयां कर रही है। लोग माल मवेशी लेकर सड़कों के किनारे इस धूप बारिश में भीगते नजर आए और अमृतसर क्षेत्र के 30 कमालगंज के साथ शमशाबाद के। खबर पर वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबर में आगे बढ़ेंगे। अमृतसर क्षेत्र के 30 कमालगंज के साथ शमशाबाद के 12 और बढ़पुर ब्लॉक के 6 से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। इन गांवों के लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। शमशाबाद क्षेत्र में कई परिवारों ने सड़क किनारे डेरा डाल दिया है। शमशाबाद शाहजहांपुर मार्ग पर गांव चौरा के पास 2 फीट पानी बह रहा है और इसके 2 पहिया वाहनों को निकलने में दिक्कत हो रही है। गंगा का पानी अब किनारे बसे गाँव के लिए आफत बन गया है। सब साल भरी है, पूरा भरा हुआ है। कितने फुट पानी भरा हुआ है? 4 फुट। गांव में कितने लोग रहते होंगे? लोग बहुत है हमारे। तो सभी लोग सड़क पे आ गए? हाँ, सब सड़क पे। तो सड़क पे कैसे क्या गुजारा कर रहे हो यार? ऐसे गुजारा करते हैं, ऐसे गुजारा करता है। पानी डाल के रह रहे हैं। फिर खाना कैसे बन पा रहा है? अब क्या करना, ऐसे ही मजदूर करते हैं भैया। सड़क पे ही खाना बना रहे हैं। यहाँ पर जो खतरा नहीं लगता है कि यहाँ पर दोनों तरफ पानी भरा हुआ है, कोई कीड़ा मकोड़े वगैरह आ जाएं? सब तो डर तो है ही। क्या नाम है? हमारा नाम जब्बार हुसैन। कौन से गांव में रहते हैं? कमथरी चितार। गांव की स्थिति क्या है? बाढ़ बहुत चल रही है इधर। कितनी है? 4 फुट पानी घरों में भरा हुआ है। फिर आप लोग का मतलब कैसे रहना और खाना कमाना कैसे हो पा रहा है? ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं, जैसे अपने कहीं लकड़ी बीन लाते हैं, उसे बच्चों को खिला देते हैं, पन्नी से जला के अपने खिला देते हैं। तो भाई आ जाते हैं, थोड़ा बहुत दे देते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में ओखला बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद अब फरीदाबाद में यमुना नदी में जलस्तर बढ़ रहा है। जिले के सीमा में करीब 50 से 55 हजार क्यूसेक बह रहा पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, जिसके चलते बसंतपुर इलाके के कई लोगों ने अपने मकानों को खाली करना भी शुरू कर दिया। आपको बता दें कि फरीदाबाद इलाके में यमुना से सटे गांव में जलस्तर बढ़ने पर सबसे ज्यादा खतरा होता है। ऐसे में जो लोग यमुना की तलहटी में बसे हुए हैं उनके घरों में सबसे पहले पानी घुसता है। फरीदाबाद के बसंतपुर इलाके में हर साल पानी आ जाता है और हर साल
लोगों को अपने मकान खाली करने पड़ते हैं। इसे लेकर इस बार भी पानी छोड़े जाने से यहाँ के लोग चिंता में हैं, क्योंकि धीरे धीरे नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। जी बसंतपुर गांव में हर साल ही किसानों की ये खेती डूब जाती है। मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है, वो फिर वैसी हो जाती है। तो कितने लोगों की रहवाइश है जो प्रभावित हो जाती पानी के आने से? करीब काफ़ी आदमी है जी। तो पानी आ जाता है तब किस तरह से रहते हैं लोग, कैसे? रोड पे जा लेते हैं, वहीं टेंट लगाते थे, खाने के लिए वहाँ ही आ जाता है थोड़ा बहुत। तो पानी में डूबने का कारण क्या है? यहाँ पे फ्लड आते उसमें डूब क्यों जाते हैं मकान? यहाँ नीचा जी। देखो अब आज तो फिलहाल में ठीक है, कल भी बड़ा था पानी। अब देखो अब सुना जा रहा 72 घंटे में पानी और आएगा। तो खाली करने के बाद यूपी के महाराजगंज में कोरोना महामारी से लड़ाई के लिए मेगा वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के 12 विकासखंड क्षेत्रों में 132 टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को 33,000 से अधिक कोविशील्ड और कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई जा रही है। वहीं टीकाकरण को लेकर लोगों में भारी उत्साह भी देखने को मिला। महाराजगंज जिले में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए आज मेगा वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया, जिसमें 12 बूथों के 132 टीकाकरण केंद्रों पे लगभग 33,000 लोगों को वैक्सीनेशन कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको डीएम उज्ज्वल कुमार अपने निगरानी में देखरेख करते हुए नजर आए। एएनबी न्यूज के लिए महाराजगंज से अजय जायसवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दिशा निर्देशों का किस तरह स्वास्थ्य विभाग पालन कर रहा है और जमीनी हकीकत क्या है, यह रियलिटी चेक करने के लिए एएनबी न्यूज मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचा, जहां पर दिखा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किस तरह से कोरोना वायरस को मात देने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और डॉक्टर अलर्ट हैं। मुंडा पांडे के सरकारी सामुदायिक केंद्र में अगर सफाई व्यवस्था की बात करें तो सफाई व्यवस्था दुरुस्त नजर आ रही है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर द्वारा हर एक पेशेंट को तत्काल ही गंभीरता से लेते हुए अच्छा इलाज तक उपलब्ध कराया जा रहा है। और यहाँ पे वैक्सीनेशन कोविड-19 के 45 प्लस वाले जो भी बेनिफिशरीज आते हैं उनका टीकाकरण करना या उनके लिए वेरिफिकेशन करना काम है अभी फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पे टारगेट जो रहता है वो हमारा रहता है 100 का या 200 का, जितना भी टारगेट दिया जाता है ऑलमोस्ट वो एवरीडे कंप्लीट ही होता है, जिसमें और यहाँ साफ़ सफाई वगैरह का जो भी है वो यहाँ देखा जाता है, बहुत ही अच्छा यहाँ का है। हमारे MOIC हैं डॉक्टर नरेंद्र, वो भी यहाँ की जितनी भी यहाँ सुविधाएं रहती हैं उसको बहुत अच्छे से कैरी आउट करते हैं। सफाई वगैरह का बहुत अच्छा है, जो भी रहता है यहाँ पे गंदगी है या कुछ है तो हम कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को, और टारगेट भी हमारा अच्छे से कंप्लीट रहता है। बाकी आप डॉक्टर हैं मैम, किस लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सफाई व्यवस्था को लेकर के? जिस तरीके से आपने बताया तो सफाई व्यवस्था को लेकर मैं यही अपील करना चाहूँगी कि जितना रहता है हमारे यहाँ, जो हमारी CSC का है वो हमारे यहाँ सरकार के द्वारा लगभग सभी सुविधाएं हमारे द्वारा दी जा रही हैं। यहाँ पे मेन इस समय जो ना कोविड के ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है, टीकाकरण कराया जा रहा है। आज भी हमारा 5,000 लोगों को वैक्सीनेशन कराने का टारगेट है, आज हमने 24 सत्र लगा रहे हैं हमारा, और हर सत्र पे हम पूरा अचीव करेंगे टारगेट। और सरकार की ये मंशा है कि हम सभी लोग, सारे ब्लॉकवासी, सारे हमारे जनपदवासी, हम कोरोना जैसी महामारी से तभी अपना बचाव कर सकते हैं 2 गज की दूरी रखकर, मास्क लगाकर और अपना वैक्सीनेशन कराकर। सफाई व्यवस्था की क्या कंडीशन है अपनी हॉस्पिटल की? हमारी सफाई व्यवस्थाएं अच्छी हैं और हमारा अभी भी इस महीने की जो रैंक है डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 पे आई है। यूपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। और इसी क्रम में हापुड़ में कांग्रेस पार्टी ने दलित कांग्रेस सम्मान दिवस मनाते हुए एक पदयात्रा निकाली, जो हापुड़ के नगर पालिका में बनी गांधी प्रतिमा से शुरू होकर गुरुद्वारा चौराहे पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर जाकर संपन्न हुई। और इस दौरान कांग्रेस के हापुड़ के पूर्व सदर विधायक रहे गजराज सिंह और SC/ST विभाग के जिलाध्यक्ष के साथ नगर पालिका परिषद के सभासद नरेश भाटी सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान इस पदयात्रा में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक गजराज सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान दिया गया था और जिसको लेकर आला कमान के निर्देश के अनुसार एक पदयात्रा जगह निकाली गई है
और साथ ही कहा गया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिन तरह से दलित पिछड़ों के लिए हमेशा कार्य किया था और संविधान की रचना की थी, जिससे देश के सभी दलित व पिछड़े लोगों को भी बराबर का सम्मान मिल सके, लेकिन आज की मौजूदा हुकूमत इसको खत्म करने का प्रयास कर रही है, जिसको लेकर आज यह पदयात्रा निकाली जा रही है। एक ऐसी विभूति जो उनसे बड़ी कोई, जिसके पास में एजुकेशन की कोई डिग्री नहीं थी, जिन्हें दर्जनों भाषाओं का ज्ञान था, ऐसे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने भारत के संविधान को बनाया और दलित समाज ही गरीब लोगों को वो सब अधिकार दिए जो आज की मौजूदा हुकूमत उन्हें सबको समाप्त करना चाहती है। दमदार समाचार लगातार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।